वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने वाले हैं दोस्तों। इसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ बेसिक्स को पढ़ेंगे, इसके कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। व्हाट इज पॉलिनोमियल फंक्शन? दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर एक फंक्शन लिखा हुआ है y इज इक्वल टू ए एन एक्स टू द पावर n प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर n माइनस वन प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स प्लस ए नॉट। दोस्तों, ये एक फंक्शन है, ये y है, ये x का फंक्शन है। इसको हम y इज इक्वल टू एफ ऑफ x लिख सकते हैं। y जो है x का फंक्शन है, x की वैल्यू में कोई भी चेंज आएगा तो y की वैल्यू में चेंज आ जाएगा। इस फंक्शन में दोस्तों हम x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज डालते हैं तो उससे हमें y की एक वैल्यू मिलती है। y जो है x पर डिपेंडेंट है, y जो है एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। दोस्तों, ये थी कुछ बेसिक बातें फंक्शन के बारे में। अब हमें इसमें एक पॉलिनोमियल फंक्शन दिया गया है। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है दोस्तों? ये जो फॉर्मेट लिखा हुआ है ए एन एक्स टू द पावर n प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर n माइनस वन प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स प्लस ए नॉट, इसको हम एक पॉलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं। इस फॉर्मेट को एक पॉलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं। ये पॉलिनोमियल फंक्शन nth डिग्री का है क्योंकि इसमें x की मैक्सिमम पावर जो है n है और इसमें x की मैक्सिमम पावर n से लेकर उससे छोटी x की सभी पावर्स इस फंक्शन में मौजूद होती हैं, उनके कोफिशिएंट्स इस फंक्शन में मौजूद होते हैं, इसलिए इसको एक पॉलिनोमियल फंक्शन कहा जाता है। अगर n की वैल्यू 2 होती तो इसमें 2 और 2 से छोटी x की सारी पावर मौजूद होती, जैसे कि ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स प्लस ए नॉट। ये जो है x की पावर 2 है, इसको सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं या फिर इसको हम क्वाड्रेटिक फंक्शन भी बोलते हैं। इसमें x की पावर 2 है, x की पावर 1 है और x की पावर 0 है। x की पावर 0 का कोफिशिएंट है a नॉट, x की पावर 1 का कोफिशिएंट है a1 और x की पावर 2 का कोफिशिएंट है a2। तो दोस्तों, ये फंक्शन कैसे होता है दोस्तों? ये देखिए दोस्तों, ये x है, ये y है। अगर हम यहाँ x की कुछ वैल्यू लें, जैसे कि लेट सपोज हम x की वैल्यू लेते हैं 0, ये 0 है, 1 है, ये 2 है। जब x की वैल्यू 0 होगी तो फंक्शन में ये टर्म 0 हो जाएगी, ये टर्म भी 0 हो जाएगी, सिर्फ ये टर्म बचेगी। तो y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी y इज इक्वल टू ए नॉट। ठीक है ना दोस्तों? तो y की वैल्यू मान लीजिए ए नॉट कुछ है कांस्टेंट, ये ए नॉट आई। इस तरह से दोस्तों y x के ऊपर डिपेंडेंट है, y x का एक फंक्शन है। तो दोस्तों, ये जो हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन था, इसमें x की मैक्सिमम पावर n है, तो इसमें x की पावर n से लेकर x की और भी छोटी पावर्स के जो टर्म्स हैं वो इसमें मौजूद हैं। इसमें जो an है, an माइनस वन, a2, a1 और a नॉट, ये सब दोस्तों कांस्टेंट है, इनकी कुछ भी वैल्यूज हो सकती हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हमारे क्वाड्रेटिक फंक्शन की तरफ। दोस्तों, अगर इस फंक्शन को y इज इक्वल टू ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स प्लस ए नॉट, जिसको हम क्वाड्रेटिक फंक्शन भी बोलते हैं, इस फंक्शन को अगर हम y इज इक्वल टू 0 कर दें, दैट मीन्स लेट सपोज ये जो भी फंक्शन है, इस फंक्शन में हम y की वैल्यू 0 रख दें, तो उस 0 वैल्यू x की किस किस वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करता है? y की वैल्यू को अगर हम 0 रख दें, दैट मीन्स हम लिख दें ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स प्लस ए नॉट इज इक्वल टू 0, तो इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और x की जो जो वैल्यू के लिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई करती है, उन वैल्यूज को बोलते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इसका मतलब है, अगर हमने इसको रखा 0, तो x की किस वैल्यू के लिए 0 होगा? अब मान लीजिए, लेट सपोज कि ये जो फंक्शन है, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ये कोई कर्व फॉलो करता है इस तरह का। ठीक है दोस्तों, ये कर्व है। अभी आप ये मत सोचिए कर्व कैसे आया है, क्या है। मान लीजिए ये इस कर्व को फॉलो करता है, मतलब x की किसी वैल्यू के लिए, यहाँ पे x की वैल्यू 0 है तो ये इसकी वैल्यू ए नॉट है। ऐसे यहाँ पे x की वैल्यू कुछ होगी तो उसके लिए y की कुछ वैल्यू होगी। इसी तरह x की वैल्यू, यहाँ पर x की कुछ वैल्यू होगी, उस वैल्यू के लिए y की वैल्यू क्या है? 0। ठीक है दोस्तों, इसी तरह यहाँ पर भी x की कुछ वैल्यू होगी, उसके लिए y की वैल्यू है 0। दोस्तों, y को हम जब 0 रखते हैं तो हमें ये दोनों x की वैल्यूज मिल जाती हैं और उसको इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस भी बोलते हैं और रूट्स भी कहते हैं। तो हमें y को इक्वल टू 0 रखने पर x की ये दोनों वैल्यू मिल जाती हैं और इसके लिए हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा रूट्स क्या होते हैं। y इज इक्वल टू 0 यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स भी कहा जाता है। x की वो वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, उन्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स भी कहा जाता है। तो दोस्तों, सेटिस्फाई करना क्या होता है ये भी हम आपको अभी बताते हैं। सबसे पहले हम दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट को समझते हैं। दोस्तों, हमने देखा था
कि किसी पॉलिनोमियल फंक्शन में x की जो मैक्सिमम पावर होती है वही इसकी डिग्री होती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो सेकंड डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है। इसमें x की पावर 2 से लेकर x की पावर 1, x की पावर 0 तक के टर्म्स मौजूद होते हैं। दोस्तों सिंस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसमें a2 का नॉन जीरो होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर a2 जो है वो जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर a2 जीरो हो गया तो ये टर्म चली जाएगी, और अगर ये टर्म चली गई तो ये इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। ठीक है दोस्तों, इस इक्वेशन में a1, a2 और a0 जो है वो कांस्टेंट्स होते हैं, इनकी कुछ फिक्स वैल्यू होती है। दोस्तों हमने टर्म समझ लिया कि a1, a2, a0 जो है वो कांस्टेंट होते हैं। a2 जो है जीरो नहीं हो सकता क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x एक वेरिएबल है, हमको पता है हम x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए इस फंक्शन की वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। x एक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। इस इक्वेशन के लिए हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। चौथी बात दोस्तों कि द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच दिस इक्वेशन सेटिस्फाइज आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन फॉर nth डिग्री पॉलिनोमियल n रूट्स आर देयर फॉर इक्वेशन। दोस्तों अगर ये nth डिग्री की पॉलिनोमियल है तो उसके n रूट्स होंगे। ये एक सेकंड डिग्री की पॉलिनोमियल है तो इसके 2 रूट्स होंगे दोस्तों, एग्जैक्ट 2 रूट्स होंगे। अब दोस्तों हम इस फॉर्मेट को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दोस्तों इस फॉर्मेट को हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। a2 एक कांस्टेंट है, इसको हमने a लिख दिया, a1 एक कांस्टेंट है, इसको हमने b लिख दिया, और a0 भी एक कांस्टेंट है, इसको हमने c लिख दिया। तो इसको हमने लिख दिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। दोस्तों आपको ये फॉर्मेट ध्यान रखना होगा, हमारे बुक्स में और मैक्सिमम स्टैंडर्ड्स में इस फॉर्मेट को ही फॉलो किया जाता है। जब भी आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन दे तो a, b और c की वैल्यू आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं कि x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसको a बोलते हैं, x का जो कोफिशिएंट होता है उसको b बोलते हैं, और कांस्टेंट टर्म को c बोलते हैं। तो दोस्तों ये था इंट्रोडक्शन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब दोस्तों हम ये बताते हैं कि रूट्स को सेटिस्फाई करना क्या होता है। दोस्तों x की वो वैल्यूज जिनको अगर हम इस इक्वेशन में रखें तो वो इक्वल टू 0 हो जाए। समझे दोस्तों, LHS में अगर हम x की वैल्यू रखें तो वो RHS यानी 0 के इक्वल हो जाएगा। तो वो वैल्यूज जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। लेट्स सपोज दोस्तों आपके पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। आपको कहा जाए इसमें a, b और c की वैल्यू बताओ। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो होगा a, x का जो कोफिशिएंट होगा वो होगा b, और कांस्टेंट जो होगा वो होगा c, यानी कि a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू 3। दोस्तों ये आपको मिल गया आपका सॉल्यूशन। इसी तरह दोस्तों अगर हम एक क्वेश्चन और करें 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x 2 प्लस 3 प्लस x 5 इक्वल टू 0। अगर आपसे कहा जाए इसमें a, b और c की वैल्यू बताओ, तो दोस्तों हमको सबसे पहले देखना होगा ये x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि x की मैक्सिमम पावर जो है वो 2 है। तो हम इसको हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट जो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है उसमें तोड़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम x स्क्वायर के टर्म्स को एक साथ रखते हैं। x स्क्वायर यहाँ से आ गया 2, यहाँ से भी आ गया 2 प्लस x, यहाँ से आ गया 2, यहाँ से आ गया 5 प्लस कांस्टेंट टर्म्स यहाँ से आ गया 15 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका हो गया a इज इक्वल टू 4, ये हो गया b इज इक्वल टू 7, ये हो गया c इज इक्वल टू 15। आप इसको थोड़ा एक स्टेप बढ़ाकर सॉल्व कर सकते हैं। जब आप इनको ओपन कर लेंगे ब्रैकेट्स को तो फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो भी ये सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों ये था हमारा तरीका a, b और c को कैलकुलेट करने का। तो दोस्तों ये हमने 2 एग्जांपल्स किए। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं कि रूट्स कैसे फाइंड आउट करें। दोस्तों आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसके 2 रूट्स होंगे क्योंकि ये सेकेंड डिग्री की पॉलिनोमियल है। तो इसके रूट्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अगर आपको इसमें a पता है, b पता है और c पता है तो आप इजीली रूट्स ऑफ द इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों आपको इसमें कंफ्यूजन होगा कि प्लस माइनस का मतलब क्या है। दोस्तों सिंस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके 2 रूट्स होंगे तो एक बार हम प्लस लेंगे तो हमें एक रूट मिलेगा
और जब हम माइनस लेंगे तो हमें दूसरा रूट मिलेगा। जब हम प्लस लेंगे तो हमें इसका एक रूट अल्फा मिलेगा, जब माइनस लेंगे तो हमें दूसरा रूट बीटा मिलेगा। दोस्तों अल्फा और बीटा इनको आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं, ये फिक्स नहीं है कि माइनस होगा तो बीटा होगा, ये आप पे डिपेंड करता है आप किसको अल्फा लेते हैं किसको बीटा लेते हैं। दोस्तों ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको हम लिखते हैं डी, डिस्क्रिमिनेंट। दोस्तों ये रूट्स के नेचर को डिसाइड करने में काफी हेल्प करता है, वो हम आगे देखेंगे कैसे हमारी हेल्प करता है। दोस्तों आगे हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए। ये कैसे आया? दोस्तों ये आपको अल्फा दिया हुआ है, ये आपको बीटा दिया हुआ है। अगर आप दोनों को प्लस करेंगे तो सिंस डिनोमिनेटर सेम है तो इस टर्म से ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा बन गया माइनस 2b अपॉन 2a। 2 से 2 कट गया दोस्तों, ये बन गया माइनस b अपॉन a। अब दोस्तों अल्फा बीटा, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि अल्फा बीटा जो आता है वो सी अपॉन ए आता है। आप करके देख सकते हैं दोस्तों, नहीं हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं अगर आपसे ये सॉल्व नहीं होता है तो। थर्ड आता है दोस्तों अल्फा माइनस बीटा। दोस्तों अल्फा माइनस बीटा के लिए हम सॉल्व करके देखते हैं कैसे अल्फा माइनस बीटा कैलकुलेट करते हैं। आपको कई क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं जिसमें आपको अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा दिया होगा, तो आपको पूछा जाएगा अल्फा माइनस बीटा कैलकुलेट करने के लिए, ये आपको जरूरत पड़े तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, करके देखते हैं दोस्तों। दोस्तों आपको एक फॉर्मूला पता होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। नहीं पता हो तो आप सॉल्व करके देख सकते हैं, यही मिलेगा आपको। a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आना चाहिए। तो दोस्तों हम अल्फा माइनस बीटा के लिए इसको सॉल्व करते हैं। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अल्फा बीटा क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। अल्फा बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए। तो ये आपका हो गया बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4c अपॉन ए। एलसीएम ले लेते हैं, ए स्क्वायर ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac। दोस्तों हमने बताया था ये होता है डिस्क्रिमिनेंट, इसको हम लिख सकते हैं डी अपॉन ए स्क्वायर। ये हमारी अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। तो अल्फा माइनस बीटा हो गया अंडर रूट डी अपॉन ए। दोस्तों मॉड इसलिए लगाया है कि अल्फा माइनस बीटा नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा हमें नहीं पता है। अगर अल्फा बड़ा होगा तो हम इसको अल्फा माइनस बीटा बोल सकते हैं, अगर बीटा बड़ा होगा तो इसको हम बीटा माइनस अल्फा बोल सकते हैं। मीन्स अल्टीमेटली ये अमाउंट जो है, डिफरेंस जो है, ये तो अल्फा माइनस बीटा होगा या बीटा माइनस अल्फा होगा, दोनों में से एक हो सकता है। तो इसलिए हमने मॉड लगाया ताकि ये नेगेटिव ना हो जाए। अल्टीमेटली आपको ये ध्यान रखना है कि अल्फा माइनस बीटा का या रूट्स का जो डिफरेंस होता है वो अंडर रूट डी अपॉन ए के इक्वल होता है। दोस्तों ये था एक मेथड कैलकुलेट करने का। अब दोस्तों आपको पूछा जा सकता है, एक दो क्वेश्चंस में आपको दे देता हूं, आप उसको सॉल्व कीजिएगा। 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। इसी तरह आप एक और सॉल्व कीजिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। दोस्तों इस तरह क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और थोड़ी प्रैक्टिस भी करने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा अगर दिया हुआ हो तो आप कैसे इक्वेशन को फॉर्मुलेट कर सकते हैं, ये हम देखते हैं। दोस्तों अगर ये दोनों वैल्यू दी हुई हो तो इक्वेशन को फॉर्मुलेट करने का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। आप इस फॉर्मूले में रख के अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू आप इस फॉर्मूले में रख के इक्वेशन को फॉर्मुलेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अब हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं। 9 टू द पावर एक्स माइनस 4 डॉट 3 टू द पावर एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दोस्तों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हमें इसको सॉल्व भी करना है, लेकिन ये हमारे क्वाड्रेटिक के फॉर्मेट में नहीं है जो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है। दोस्तों इसको हम कैसे सॉल्व करें? सबसे पहले हमें इसे इस फॉर्मेट में लाना होगा। दोस्तों ये जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, इसमें x एक वेरिएबल है, अननोन है, जिसको हमें फाइंड आउट करना है इस इक्वल टू 0 की कंडीशन के बेसिस पर। तो दोस्तों x की जगह y z p q r s t कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है x ही हो। तो दोस्तों सबसे पहले इस हमें
इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। इसको हम लिखते हैं 3 स्क्वायर की पावर x माइनस 4 डॉट 3 टू द पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 टू द पावर x का स्क्वायर माइनस 4 डॉट 3 टू द पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दोस्तों ये डॉट जो है मल्टीप्लीकेशन को बता रहा है यहाँ पर, और ये हमने कैसे किया इसके लिए आप हमारे पावर एंड एक्सपोनेंट्स का वीडियो देख सकते हैं, इससे आपको और क्लियरिटी मिलेगी। दोस्तों लेट 3 टू द पावर x इज इक्वल टू t, तो दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हो गया दोस्तों आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर a है 1, b है -4 और c है 3। तो हम यहाँ पर अल्फा बीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो t होगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 2। ये हो गया 4 प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया 1 कोमा 3। दोस्तों t जो है वो है 3 टू द पावर x इज इक्वल टू 1। तो 1 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 1 को हम 3 टू द पावर 0। तो x इज इक्वल टू आ गया 0। दूसरा हम 3 टू द पावर x इज इक्वल टू लिख सकते हैं 3, इसको हम 3 की पावर 1 भी लिख सकते हैं। दूसरा आ गया x इज इक्वल टू 1। तो हमारे x का जो वैल्यू आया 0,1 यानी 0 और 1। दोस्तों ये तो हमारा सॉल्यूशन, थोड़ा सा दोस्तों हटके क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने से आपके थोड़े कॉन्सेप्ट्स और बड़े होंगे। यहाँ पर हमारा पावर एंड एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट भी यूज हुआ है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं नेचर ऑफ रूट्स की तरफ। दोस्तों अभी तक हमने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं। दोस्तों अब हम देखते हैं डिस्क्रिमिनेंट का रोल। दोस्तों अगर हमें डिस्क्रिमिनेंट दिया हो तो हम उसके बेसिस पे ये बता सकते हैं कि रूट्स का नेचर क्या होगा। सबसे पहला केस देखते हैं, d इज ग्रेटर देन 0। अगर दोस्तों इस टर्म की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, मीन्स अंडर रूट के अंदर ये क्वांटिटी है, अगर ये पॉजिटिव हो, दोस्तों अगर ये पॉजिटिव होगी तो अंडर रूट के बाहर कुछ ना कुछ वैल्यू आई जाएगी। ये भी हो सकता है कि ऐसी वैल्यू हो जिसका परफेक्ट स्क्वायर ना होता हो, जैसे कि अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 6, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। या परफेक्ट स्क्वायर वाली कंडीशन भी हो सकती है, जैसे अंडर रूट 4, अंडर रूट 9। लेकिन ये सभी पॉजिटिव हैं, और अगर ये सभी पॉजिटिव हैं तो ये रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे दोस्तों। तो हमारे जो रूट्स आएंगे वो रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब अलग अलग होंगे और रियल भी होंगे। तो ये होगी दोस्तों पहली कंडीशन। आपको दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि अगर d ग्रेटर देन 0 हो तो रूट्स का नेचर क्या होगा, या फिर आपको ये कहा जा सकता है कि रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं या रियल हैं, तो आपको कुछ और क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको ये कंडीशन लगानी है कि d इज ग्रेटर देन 0। सेकेंड केस दोस्तों आता है कि अगर d इक्वल टू 0 हो। दोस्तों अगर आपकी ये टर्म 0 हो जाए, दोस्तों अगर ये टर्म 0 हो गई तो प्लस माइनस का रूल भी खत्म हो जाएगा और हमें बचेगा सिर्फ माइनस बी अपॉन 2a। ओनली वन सॉल्यूशन बचेगा दोस्तों, माइनस बी अपॉन 2a। तो रूट्स जो होंगे वो रियल तो होंगे ही और इक्वल भी होंगे। दोस्तों रियल क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इसकी नॉलेज आप हमारे नंबर सिस्टम के वीडियो से ले सकते हैं। मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाने से पहले नंबर सिस्टम पढ़ाया है, जिससे कि आपको रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई प्रॉब्लम ना हो, रियल नंबर्स का डोमेन आपको पता लग जाए और कॉम्प्लेक्स नंबर भी आपको समझ में आ जाए, इसलिए हमने नंबर सिस्टम पढ़ाया है। दोस्तों अगर d इक्वल टू 0 हो तो रूट्स रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। क्यों होंगे इक्वल, क्योंकि प्लस माइनस का रूल खत्म हो जाएगा इस क्वांटिटी के 0 होने के बाद। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, d लेस देन 0। अगर दोस्तों ये क्वांटिटी लेस देन 0 हो गई, मतलब कि लेस देन 0 मतलब नेगेटिव हो गई, तो जो हमारे रूट्स बनेंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट सम नेगेटिव क्वांटिटी डिवाइडेड बाई 2a। दोस्तों अगर कोई नेगेटिव क्वांटिटी होती है, उसका जो अंडर रूट होता है वो हम कैसे पता करते हैं दोस्तों, रियल नंबर्स में उसका अंडर रूट अवेलेबल नहीं होता है, तो इसके लिए हमको इमेजिनरी नंबर्स में जाना पड़ता है और इस नंबर को हम माइनस बी प्लस माइनस दैट नंबर, उस नंबर को अगर हम n बोल दें, मल्टीप्लाई बाई -1 से रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, और ये हो जाता है 2a।
इस -1 के अंडर रूट को हम आयोटा बोलते हैं दोस्तों। इस -1 के अंडर रूट को हम आयोटा बोलते हैं दोस्तों, और उसको हम लिख सकते हैं -b प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट n अपॉन 2a। दोस्तों यहाँ n कोई नंबर है जो मैंने एज्यूम किया है अभी हमारे इस नंबर की जगह, हम इसको बोल सकते हैं -n बोल सकते हैं, तो हम इसको n इंटू -1 लिख सकते हैं। ये हो गया -b प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट n अपॉन 2a। अब दोस्तों ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके जो रूट्स होंगे वो कॉम्प्लेक्स होंगे और कॉन्जुगेट होंगे एक दूसरे के दोस्तों, क्योंकि जब हम प्लस लेंगे तो एक रूट आएगा, माइनस लेंगे तो दूसरा रूट आएगा, तो रूट्स जो होंगे एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे। ये हो गई आपकी d लेस देन 0 की कंडीशन। तो दोस्तों इस तरह से 3 कंडीशन है जो हमें बताती हैं कि रूट्स का नेचर क्या होगा, वो रियल होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे, इक्वल होंगे या डिस्टिंक्ट होंगे। तो दोस्तों ये जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे ये भी डिस्टिंक्ट होंगे, ये भी डिस्टिंक्ट होंगे, केवल इसी केस में जो हमारे रूट्स हैं वो इक्वल आएंगे। तो दोस्तों आपने तीनों केस समझ लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और हम कुछ और कॉन्सेप्ट्स को क्वालिफिकेशन के आपको समझाएंगे। थैंक यू दोस्तों, हमारी वीडियो देखते रहिए और लाइक कीजिए। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। ओके दोस्तों, बाय।